नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, आइए नफरत को उम्मीद से बदलें। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए ये मौका गनीमत जाने। अमन का जवाब तंज से देखने की मोदी की पुरानी रिवायत खत्म ना हो सकी। मोदी ने नवाज शरीफ की मुबारकबाद का जवाब देते हुए खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की दावत को अपनी सिक्योरिटी से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दुनिया भर से शुभकामनाएं आई और इसमें बहुत देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से ट्वीट किया और शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो 5 दिन का उनका आज बहुत ही बड़ा डेलीगेशन लेकर चीन का दौरा जो है वो मुकम्मल हुआ है, उसके हवाले से बाकायदा एक जॉइंट प्रेस रिलीज वगैरह सब कुछ इशू किया गया है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो उम्मीदें, तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस लेकर चीन गए थे, क्या वो पूरी हुई? मैं आपको इंतहाई दुख के साथ बता सकता हूँ, इंतहाई मलाल के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। तालिबानियों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि जिस दिन तक पाकिस्तान के एक एक कोने में शरिया नहीं लागू हो जाता, एक एक कोने में शरिया नहीं लागू हो जाता, हर कोई पाकिस्तानी अच्छा मुसलमान नहीं बन जाता, तब तक हार नहीं माननी है। और जितने वहाँ पे ये काफिर नुआ टाइप के लोग हैं, जितने भी ये अच्छे बोलते हैं ना, ये गंदे लोग हैं, ये गंदे अच्छे मुसलमान नहीं हैं, उनको जो है जब तक ये ढंग से सुधार नहीं देते उस दिन तक पाकिस्तान में जो है ये चैन नहीं आने देंगे। जैसे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने हर संभव रास्ता अपनाया सत्ता में आने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान में उसके लिए चाहे कितना ही कुछ करना पड़े, हर कसौटी से ही गुजरेंगे, मगर पाकिस्तान को एक अच्छा पक्का प्रॉपर इस्लामिक कंट्री बनाकर ही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी भारतीय हम मनसब के ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। उधर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तहनीती पैगामात पर शुक्रिया, कहा आपके पैगाम की कदर करता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की और खित्ते की सूरत हाल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की दावत देते हुए कहा कि आए हम मिलकर नफरत को उम्मीद से बदल दें, जिस पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने रद्द-ए-अमल दिया कि भारत के अवाम के हमेशा अमन, सलामती और तरक्की पसंद ख़यालात के साथ खड़े रहे हैं और भारत के लोगों की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना हमेशा उनकी तरजीह रहेगी। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं एक लाइन में दी और उससे भी छोटी लाइन में और बहुत कम शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थैंक यू बोलकर शहबाज शरीफ को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब इस ट्वीट पर नजर डालिए। ट्वीट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ ट्वीट करते हुए भारत के साथ दोस्ती की पेशकश कर रहे हैं और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि भारत में चुनावों के परिणाम बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में लोगों को कितना भरोसा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ ने ये ट्वीट तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया है उसे पाकिस्तान निगल नहीं पा रहा। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जमकर तारीफ की और बधाइयां भी दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखिया नवाज शरीफ ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि हालिया चुनाव में बीजेपी की सफलता दिखाती है कि लोगों का विश्वास मोदी के नेतृत्व में कायम है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में पीएम मोदी से दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की बात भी कह दी। लेकिन बड़ा दिलचस्प था नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ को जवाब देना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति और सुरक्षा के साथ खड़ा हुआ है, यानी सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की दोस्ती को नकार दिया है। आतंकवाद और दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती, ये लंबे वक्त से भारत कहता आया है। भारत में मोदी सरकार की विदेश नीति में बहुत प्रमुखता से इस बात को रखा गया है कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक वो आतंकवाद को नहीं छोड़ देता। और यही पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में भी नजर आया। सिक्योरिटी की बात करके मोदी ये साफ जाहिर कर रहे थे, पाकिस्तान को दोस्ती के सपने तब तक नहीं देखने चाहिए जब तक कि भारत पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह चीन की टॉप लीडरशिप ने शहबाज शरीफ साहब और उनके ताकतवर डेलीगेशन को एक शटअप कॉल दी है। वो उनके इरादों को भांप गए हैं। पाकिस्तान के चाइना में आज तक जितने भी ऑफिशियल विजिट्स हुए उनमें शायद ये सबसे ज्यादा फ्लॉप विजिट था, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे पास जो है वो पैसे की किल्लत है इस मुल्क में। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है। पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, हमें ज़्यादा डॉलर्स चाहिए,
ज़्यादा पैसा चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान के पास 30-40 अरब डॉलर होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का सिस्टम चले। वैसे तो हम दुनिया फतह करते हैं, चाइना जैसा एक मुल्क हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब हम उसके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसी के सामने भीख मांगते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी करो, सिक्योरिटी भी अपने खुद यकीनी बनाओ, तो हम दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान कॉन्गो और नाइजीरिया जैसे मुल्कों से भी कहीं पीछे रह गया? डेस्परेट है, जैसे कहते हैं ना, टू हैव द फीट इन टू बोट्स, कि एक तरफ अमेरिका के साथ भी आपने अपनी कुंडी रखी हुई है और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि चीन के साथ भी आपका सिलसिला चले। हालांकि अमेरिकी चाहते हैं कि आप चीन से पीछे हटें, चीनी चाहते हैं कि आप टोटली अमेरिकन के ऊपर अपने, हालांकि चीनियों ने कभी तारीखी तौर पर इतना एतराज़ नहीं किया था, लेकिन इस स्टेज पर चीनियों ने जिस तरह का एक्सपोजर और इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट का मुजाहरा किया 2014 के बाद बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, आप देखिए आगाज़ पाकिस्तान से किया गया, उसका फॉर्मल आगाज़ सीपैक की शक्ल में। तो चीनी बहुत तवक्को करते थे कि पाकिस्तानी अब चीनियों के साथ खड़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि हम दोनों तरफ जो है किसी तरह से प्ले कर जाएं। सिक्योरिटी का जदीद टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम मौजूद है, हम अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। क्या हमें नजर आता है कि कॉन्गो जैसा मुल्क, छोटा सा कॉन्गो जैसा मुल्क जहां पर खाना जंगी है, बदहाली है, वहां पर आज तक $1 ट्रिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, मगर वहां कभी नहीं सुना कि कोई चाइनी मारा गया, कोई अगवा हो गया। नाइजीरिया के अंदर $1 बिलियन के एक इन्वेस्टमेंट चाइना अभी भी कर रहा है और वहां पर काम चल रहा है। पाकिस्तान बातें बड़ी आप करते हो, मगर चाइना के ऊपर अटैक कहां से होते हैं? चाइना के ऊपर अटैक कौन कराता है? चाइनीज की राखी कौन करता है? इसका जवाब देने के लिए ना तो कोई तैयार था, ना कोई तैयार है। ये चीज़ सामने आई है कि चीनियों को 2-3 बहुत बड़े कंसर्न है। एक उनको कंसर्न ये है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कर्स के ऊपर पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने बाकायदा एक कोर खड़ी की है चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कफोर्स की हिफाजत करने के लिए, उनको सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया। उसमें चाइना के बारे में बड़ा, चाइना के अंदर बहुत उसमें तशवीश पाई जाती है, बहुत कंसर्न है। दूसरा, चीन के अंदर ये कंसर्न पाया जाता है, चीन के फाइनेंशियल सर्कल्स में, उसकी लार्ज कंपनीज में जो है पाकिस्तान की कैपेसिटी से, औकात से, उसकी हैसियत से कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कि ये आज़ाद कश्मीर, GB वगैरह के अंदर जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो बॉडीज़ हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इनको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज़ की हुई हैं कि आज़ाद कश्मीर, GB जो हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। वो दिन चले गए जब मंगला डैम के लिए हिंदुस्तान का कंकरेंस था और उसको वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे के उसको खड़ा किया था। तो कोई भी इंटरनेशनल जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जो आसान कर्जे देते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए आज़ाद कश्मीर में कर्जा देने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और यही टीम जो है वो सऊदी अरब भी जा चुकी है, वहाँ से भी आने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हमने देखा कि वो चीज़ें उस सिमत में होती हुई ग्राउंड पे दिखाई नहीं दी। तालिबानियों ने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि पाकिस्तानियों को जो है वो चैन की सांस नहीं लेने देना, और जितना पाकिस्तानी फौज ने दर्द दिया है तालिबानियों को, जितना सताया है, अमेरिका ने भी उतना नहीं सताया है। अब इस चीज को समझना, जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसने तो कुछ भी नहीं किया था इनको, वो कुछ कर ही नहीं पाए थे, तब उनकी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। अमेरिका भी इतना कुछ नहीं कर पाया था, उनकी एकदम बेइज्जत हो गई पूरी दुनिया में। जिस तरीके से दुम दबा के भागा है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर से, वो उसको कहते हैं गंदी बेइज्जती। एकदम घिनौनी तरीके से बेइज्जत हो करके अमेरिका भागा है अफगानिस्तान से। सबका इन्होंने जो है पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। पाकिस्तान ने तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफें दी हैं। पाकिस्तान ने ही अभी रिसेंटली में अल जवाहिरी को मरवाना, आपको याद होगा अल जवाहिरी को कैसे ड्रोन से मरवाया गया, सबको पता है, पाकिस्तान का ही उसके पीछे हाथ था। उसके मात्र 2 दिन बाद ही इनको $2 बिलियन मिल भी गए थे फंडिंग अमेरिका की तरफ से। तो सबको समझ में आ रहा था कहाँ से क्या खेल है, क्यों आया इनके पास। हजारों की संख्या में लोगों को इन्होंने अपनी जेलों में डाल के रखा, कई तो जेल में रहते रहते मर गए, कईयों को तालिबानी छुड़ा के ले गए, लाखों को इन्होंने जो है वो डिस्टर्ब किया, लाखों को इन्होंने डिस्टर्ब किया कि वो कहीं तालिबानियों को कहीं किसी तरीके से डिस्टर्ब करना है कि उनके पीछे अमेरिकन को पता बता दो, कहीं ये कर दो, कहीं उनके यहाँ पे कुछ कर दो। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। अब वो सब चीज़ें आखिर कैसे भूल जाएं तालिबानी, जिस कौम का यही मकसद ही है। आप अगर अफगानियों का देखोगे पिछले 1000 सालों में, जितना भी पीछे चले आओ, सिर्फ पिछले 1000 सालों में अगर आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ लड़ना, सिर्फ और सिर्फ बचपन से तैयारी करना, लड़ना, मार काट मचाना, खास तौर पर
जो उस समय पे इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट होता था, जो आज का ये अपना वेस्ट पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान थोड़ा सा अनटच्ड था, लेकिन पूरी तरीके से वो भी अनटच्ड नहीं था। इस इलाकों में तो उन्होंने हमेशा से गदर मचाई है, हमेशा से उन्होंने जो है एकदम धुआंधार प्रदर्शन किया है। इधर वाली कौम को तो उन्होंने खूब मार पीट के सुधार के रखा था। वो आखिर कैसे भूल जाएं? उस कौम ने और कुछ सीखा ही नहीं पिछले 1000 सालों में। आप देखो, होता है ना कि जैसे कुल का काम है, ये खानदानी पेशा है हमारा, किसी का मिठाई का खानदानी पेशा होता है, किसी का ज्वेलरी का होता है, इनका लोगों को ठोकने का है। तो वो आखिर अभी तक उनकी वंशावली में वही चीज होती चली आ रही है। और पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि इनकी इतनी औकात है, पाकिस्तानी फौज की इतनी औकात, इनको लगता है ऐसा है कि वो रोक ले जाएंगे इनको। ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये इतना दर्दनाक अभी इनको और दर्द देने वाला ना, जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पाकिस्तान में पूरा तरीके से हाहाकार मचाता ही रहेगा।